आज आप लोग को पावर पैनल कंट्रोल बोर्ड के बारे में बता रहे हैं कि पावर पैनल कंट्रोल बोर्ड है क्या चीज़ और इसका प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। ऐसे तो इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में हर जगह जहाँ पर 3 फेस मोटर होते हैं उनको चलाने के लिए इस तरह का जो है पैनल का होता है इस्तेमाल किया जाता है, ये सब कंपोनेंट लगाए जाते हैं। लेकिन रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशनिंग में जो HVAC है, चिलर प्लांट है, कोल्ड स्टोरेज है, वहाँ पर उसके जो मोटर होते हैं उन मोटरों को चलाने के लिए जैसे कि कंप्रेसर मोटर हो गया, प्लस जो है क्या हो गया कंडेंसिंग फैन मोटर हो गया, या कंडेंसर वाटर पंप हो गया, या ब्लोअर मोटर हो गया, उनको चलायमान करने के लिए मोटर को ब्लोअर को चलाने के लिए मोटर लगाते हैं, पंप को चलाने के लिए मोटर लगाते हैं और प्लस कंप्रेसर को चलाने के लिए मोटर लगाते हैं। तो इन मोटरों को चलाने के लिए ये सब कंपोनेंट हम इसमें क्या करते हैं लगाते हैं। ठीक है, तो पावर पैनल कंट्रोल बोर्ड क्या होता है? पावर पैनल कंट्रोल बोर्ड यानी कि किसी भी इलेक्ट्रिक उपकरणों को एक ही स्थान से ऑपरेट करना, ठीक है, और उन सभी उपकरणों को जो कंट्रोलिंग डिवाइस है, ऑपरेटिंग डिवाइस है, उनको एक ही बोर्ड एक ही पैनल पर एक जगह फिट कर देना और वहीं से सभी उपकरणों को क्या करना ऑपरेट करना। इसीलिए उसको क्या कहते हैं पावर पैनल कंट्रोल बोर्ड कहते हैं। पावर इसलिए कि क्योंकि 440 सप्लाई से काम करता है, 4 से 40 वोल्ट सप्लाई से काम करता है। ठीक है, तो पावर पैनल कंट्रोल बोर्ड क्या होता है? तो पावर पैनल कंट्रोल बोर्ड यानी कि एक ऐसा बोर्ड होता है जो किसी एक पार्टिकुलर स्थान पर फिट कर दिया जाता है और उसमें क्या होता है कि उसमें एनर्जी मीटर, वोल्ट मीटर, एम्पियर मीटर, फ्यूज, MCB, ELCB, ठीक है, चेंज ओवर और प्लस क्या होता है डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स, स्टार्टर, ये सभी उपकरण उसमें फिट होते हैं और वहीं से सभी उपकरणों को जो ऑपरेटिंग उपकरण उसमें लगे हुए रहते हैं ऑपरेट करने के लिए। लेकिन जो काम करने वाला उपकरण होता है जैसे मोटर होता है, उन मोटरों को सप्लाई वहाँ से दिया जाता है। तो एक ही जगह से सभी उपकरणों को हम ऑपरेट कर सकते हैं और वहीं से कंट्रोल कर सकते हैं, इसलिए इसको पावर पैनल कंट्रोल बोर्ड कहते हैं। ठीक है, अब इसमें कौन कौन से उपकरण लगा होता है, इसमें क्या क्या होता है आपको हम यहाँ दिखाते हैं। देखिए, ये जो है ट्रांसफार्मर हो गया, ये एनर्जी मीटर हो गया, ये मेन स्विच हो गया, ये MCB हो गया, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, और ये वो चेंज ओवर हो गया, और ये डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स हो गया और जिसमें बस बार लगा हुआ है, और ये स्टार्टर हो गया, और ये मोटर हो गया है। ठीक है, अब इसमें किसका क्या काम है, कौन से उपकरण क्या काम करता है और कहाँ लगा होता है उसको हम बता रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहले ये ट्रांसफार्मर है। क्या है? ट्रांसफार्मर। ये ट्रांसफार्मर क्या करता है कि 11,000 वोल्ट सप्लाई, यहाँ पर कितना वोल्ट सप्लाई आता है? तो 11,000 वोल्ट सप्लाई आता है, यानी कि 11 kVA। ठीक है, तो 11,000 वोल्ट सप्लाई इसमें आता है ट्रांसफार्मर में। 3 तार है RYB, तो Y यहाँ पर येलो नहीं है तो हमने क्या किया ग्रीन ले लिया है, तो RYB यानी कि रेड, येलो और ब्लू। तो यहाँ पर हमने ग्रीन ले लिया येलो की जगह पे, समझ लीजिए कि येलो है। यहाँ इन हुआ है 3 तार। ठीक है, और यहाँ पर क्या हुआ ट्रांसफार्मर से जो सप्लाई आउट हो रहा है वो 4 तार आउट हो रहा है। ठीक है, मतलब ये है कौन सा ट्रांसफार्मर? तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है जो 11,000 वोल्ट सप्लाई को कितना में परिवर्तित करता है? 4 से 40 वोल्ट में। ठीक है, यानी कि ऊपर जितना वोल्ट होगा उसी के अनुपात में यह सप्लाई आउट करेगा। ऊपर 900 हो जाएगा तो ये 300 करेगा। ठीक है, तो ये जो ट्रांसफार्मर है ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है। यह प्लांट के बाहर खुले मैदान में एक क्या होता है चबूतरा बनाकर लगाया जाता है, सीमेंट का या और किसी चीज़ का चबूतरा बना दिया जाता है और उसके ऊपर इसको लगाया जाता है और चारों तरफ से बैरिकेड कर दिया जाता है। और इसके बैरिकेड के ऊपर जो है एक डेंजर साइन का, डेंजर समझते हैं ना, एगो खोपड़ी और 2 हड्डी ऐसे लगा हुआ रहता है इस तरह से। ठीक है, ये खोपड़ी हो गया और 2 हड्डी ऐसे लगा रहेगा। ठीक है, अब खोपड़ी जो है देख के ही पता चलता है कि ये डेंजर है। ठीक है, ताकि कोई व्यक्ति उसके अंदर प्रवेश न कर सके, रेलिंग लगा दिया जाता है। तो ट्रांसफार्मर का काम है 11,000 वोल्ट सप्लाई को क्या करने के लिए 4 से 40 वोल्ट में
आउट करने के लिए। यहाँ ऊपर जो है 3 तार इन होता है और 4 तार आउट होता है। 4 तार आउट इसलिए होता है कि इसमें प्राइमरी में जो बाइंडिंग की जाती है, कनेक्शन होता है, वो क्या होता है, डेल्टा में होता है। डेल्टा मतलब इस तरह से, और सेकेंडरी में जो आउट होता है वो स्टार होता है, ऐसे, यानी कि 3 तार होता है इस तरह से, स्टार के बता रहे हैं। एक वीडियो भी है उसमें, आप देख सकते हैं। तो यहाँ से जो है L1, L2 और L3, और यहाँ से न्यूट्रल आउट हो जाता है। तो 4 तार हो गया कि नहीं हो गया, ठीक है। तो ये स्टार कनेक्शन हो गया और ये डेल्टा कनेक्शन हो गया। क्या हो गया, डेल्टा कनेक्शन, डेल्टा और स्टार। तो इधर जो है प्राइमरी में जो कनेक्शन होता है वो डेल्टा में होता है और सेकेंडरी में जो होता है वो स्टार में हो जाता है। तो यहाँ L1, L2, L3 यानी R, Y, B, और यहाँ से ब्लैक एंड न्यूट्रल सप्लाई निकल जाता है, ठीक है। तो ये समझ में आ गया कि इसमें 3 तार इन होता है और 4 कहाँ से आउट होता है। तो 3 इन होता है, वहाँ पर जो है कनेक्शन होता है वो कौन सा होता है, यानी कि डेल्टा में, और नीचे जो आउट होता है वह स्टार में कनेक्शन होता है, ठीक है। और यहाँ से जो सप्लाई आता है तो वह एनर्जी मीटर में आता है। अब ये प्लांट के बाहर लगा गया है, प्लांट के बाहर लगा हुआ है चबूतरा बनाकर, और ये प्लांट के अंदर जहाँ पर पैनल बोर्ड लगाया था उसके पास में इसको लगाया जाता है। अब ये जो है विद्युत के खर्च को बताता है। क्या बताता है, विद्युत खर्च कि कितना, यानी कि एम्पियर विद्युत खर्च हमारा कितना जो है इसमें करंट खर्च हो रहा है उसको बताता है। ये 3 फेज पर काम करता है। तो इसमें देखिए अब कनेक्शन इसमें कैसे होगा, तो जहाँ पर फेस इन होगा वहीं से वही फेस आउट होगा। देखिए यहाँ से रेड आ रहा है, रेड वाला तार फेस 1 यानी L1, तो यहीं से L1 आउट हो रहा है, ठीक है। यहाँ से L2 आ रहा है तो इसी में गया, उसी के बगल से जो है L2 आउट हुआ, फिर उसी तरह से L3 हुआ और L3 यहाँ इन हुआ, यहाँ से आउट हुआ, और न्यूट्रल यहाँ से इन हुआ, यहाँ पर इन हुआ, उसके बगल से आउट होकर ये गया है मेन स्विच में। ये एनर्जी मीटर समझ में आ गया। एनर्जी मीटर विद्युत के खर्च को बताता है कि कितना यूनिट विद्युत का खर्च हुआ। यूनिट निकालने के लिए फॉर्मूला जो होता है यानी U = W × H/1000, मतलब कि W जो है वाट है कि कितना वाट का जो हमारा मोटर लगा हुआ है और कितना मोटर कितने घंटे चल रहा है, कितना वाट का मोटर कितना घंटा चल रहा है, उसमें 1000 से भाग कर देंगे तो हमारा यूनिट आ जाएगा कि कितना यूनिट विद्युत का खर्च हो रहा है, ठीक है। ये हम क्या करते हैं, मीटर के द्वारा चेक कर सकते हैं। अब देखिए इसमें सभी में ये फ्यूज लगाया गया है, देख रहे हैं ना, ये क्या लगाया गया है, फ्यूज, ताकि जो है अगर मान लीजिए इधर कोई प्रॉब्लम आ जाता है तो फ्यूज के ब्रिज को निकाल कर हम क्या कर सकते हैं, पावर सप्लाई को यहीं रोक देंगे, ठीक है। और यहाँ पर जो है फ्यूज के पास में ये इंडिकेटर लगा हुआ, देख रहे हैं ना इंडिकेटर। अब यहाँ से जो है इंडिकेटर इसमें फ्यूज के बगल में लगाया गया है, देख रहे हैं ना, यहाँ पर दिखाई दे रहा है। देखिए ये जो है फ्यूज लगा हुआ है और इसी के बगल में इंडिकेटर लगाया है, सीरीज में इंडिकेटर लगाया है। ये इसलिए लगाया गया है कि जैसे ये फ्यूज कर जाएगा, मेल्ट कर जाएगा, वैसे इंडिकेटर प्रकाशमान हो जाएगा। तो हम समझ जाएंगे कि ये वाला फ्यूज किया हुआ है। ये अगर ये फ्यूज कर जाएगा तो ये वाला इंडिकेटर प्रकाशमान हो जाएगा, अगर ये फ्यूज कर जाएगा तो ये वाला। तो इस तरह से हम क्या करते हैं कि फ्यूज इंडिकेटर लगाया गया है ताकि हम इससे पता कर सकते हैं हमें कौन सा फ्यूज किया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ से जो है एनर्जी मीटर से फ्यूज होते हुए आएगा ये मेन स्विच में, या आजकल जो है FCU लगाया जाता है, फ्यूज स्विच यूनिट में, ठीक है। ये फ्यूज यहाँ ना लगाकर यहाँ भी लगाया जा सकता है, इसके अंदर भी रहता है, जो कटआउट का भी काम करता है और फ्यूज के कंट्रोलिंग डिवाइस का भी काम करता है, ठीक है। और यहाँ से जो है देखिए अब इसको भी अर्थ कर दिया गया है, इधर जितने हैं सबको अर्थ कर दिया गया है। और यहाँ से 3 फेज और न्यूट्रल सप्लाई, 3 फेज और न्यूट्रल सप्लाई गया है ये MCB में। क्या गया है, MCB में। ये MCB जो है 4 पोल का MCB होता है। देखिए अलग अलग पोल का MCB होता है, सिंगल पोल होता है, डबल पोल होता है, 3 पोल होता है, 4 पोल होता है। तो ये 3 फेज के लिए हमारा 4 पोल का MCB है, जिसमें 3 फेज और 1 न्यूट्रल भी जाएगा, और जिधर से इन हो रहा है फिर इधर से आउट होगा, ठीक है। और ये जाएगा चेंज ओवर में,
चेंजर, इसको पीसीएल भी बोलते हैं, पेन चेंज ओवर है। तो चेंज ओवर जो है क्या करता है, इसलिए लगाया जाता है कि अगर मान लीजिए सप्लाई चला गया, तो सप्लाई चला गया है, इलेक्ट्रिक सप्लाई जो है हमारा जो है चला गया, तो उस कंडीशन में हम यहाँ जनरेटर से भी सप्लाई इसको देकर और क्या कर सकते हैं कि ऑपरेट करा सकते हैं। ठीक है, तो जनरेटर की सप्लाई के लिए यहाँ देखिए 3 फाइव लिखा हुआ ना जनरेटर, तो 3 फेज का जनरेटर होता है और इससे भी 3 फेज सप्लाई आता है। तो ये जनरेटर के लिए एमसीबी लगाया गया है जो 4 पोल का है, इसमें भी L1 L2 L3 और प्लस न्यूट्रल होता है। और यहाँ से इसमें भी क्या होता है, वो चेंज ओवर में जाता है और ये चेंज ओवर में 3 फेज इसमें भी गया और न्यूट्रल और प्लस इसमें भी गया। ठीक है, और यहाँ से जो है आउट होगा, क्या होगा, आउट होगा। इस तरह का जो है चेंज ओवर जो है यहाँ से 3 फेज इसमें भी गया, इसमें भी गया। तो जब सप्लाई जो है रहेगा तो सप्लाई से कनेक्ट किए रहेगा, और जब सप्लाई चला जाएगा तो क्या करेगा, ये जनरेटर वाले सप्लाई से कनेक्ट कर देगा। ठीक है, और जैसे ही फिर सप्लाई आएगा तो जनरेटर वाले को डिस्कनेक्ट कराकर फिर वो सप्लाई से कनेक्ट कर देगा। ठीक है, तो समझ में आ रहा है चेंज ओवर का काम क्या है। चेंज ओवर का काम यही है कि जब सप्लाई रहे तो ये सब मोटर को क्या करे, सप्लाई से ऑपरेट कराए, और जैसे ही सप्लाई चला जाए वैसे ये क्या करे कि इससे कनेक्ट कर दे, किससे, जनरेटर से कनेक्ट कर दे। तो जनरेटर से कनेक्ट कर देगा तब भी आपका मोटर चलने लगेगा, और नहीं तो क्या करना पड़ेगा, अलग अलग वायरिंग करना पड़ेगा। जनरेटर के लिए अलग वायरिंग करना पड़ेगा और इलेक्ट्रिसिटी के लिए अलग वायरिंग करेंगे तो ज़्यादा खर्चा पड़ जाएगा। तो केवल इसका प्रयोग कर देने से हमारा क्या हो जाता है, यानी कि खर्चा बच जाता है और आपको कनेक्शन करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगा। ऑटोमेटिक जो है ये क्या करता है, चेंज कर लेता है। ठीक है, अब यहाँ से जो है निकल कर 3 फेज सप्लाई ये जो है गया है डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स है। क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स। ये डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स क्या काम करता है, इसके अंदर लगा होता है बस बार। देख रहे हैं ना, ये बस बार कापर का होता है या एल्युमिनियम का भी होता है। कापर वाला थोड़ा महंगा मिलेगा और एल्युमिनियम वाला सस्ता मिलेगा। और इसमें कई होल्स होते हैं, उन होलों से नट बोल्ट के द्वारा तार को यहाँ से कनेक्ट करके यहाँ से आउट कराते हैं, यानी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें रेड कलर का है, ये येलो में है जो हमने ग्रीन से बनाया है, और ये जो है ब्लू हो गया, ये ब्लैक हो गया। ठीक है, तो इसमें रेड वाला फेस L1 हो गया, L2 हो गया, L3 हो गया, न्यूट्रल हो गया। तो यहाँ से जो है निकल के जाएगा चेंज ओवर से, वो चारों बस बार में चला जाएगा अलग अलग, L1 L2 L3 और न्यूट्रल। ठीक है, अब यहाँ जो है इस मोटर को चलाने के लिए यहाँ स्टार्टर लगाया गया है। क्या लगाया गया है, स्टार्टर। 3 फेज मोटर को, इंडक्शन मोटर को चलाने के लिए ये 3 फेज इंडक्शन मोटर है। तो 3 फेज इंडक्शन मोटर को चलाने के लिए स्टार्टर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, किसका प्रयोग किया जाता है, स्टार्टर का। ये डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर वो भी होते हैं, और क्या होता है स्टार डेल्टा स्टार्टर भी होते हैं, या स्लिपिंग टाइप स्टार्टर होते हैं। यानी स्टार्टर कुल मिलाकर 5 प्रकार के होते हैं। एक तो डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर होता है, दूसरा क्या होता है, तो डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर कम कैपेसिटी के मोटर को, 3 फेज मोटर कम कैपेसिटी है उसको चलाने के लिए इस्तेमाल में लाया जाता है। दूसरा जो है यानी स्टार डेल्टा स्टार्टर। स्टार डेल्टा स्टार्टर में एक मैनुअल होता है हाथ से ऑपरेट करने वाला, और एक होता है ऑटोमेटिक। तो ऑटोमेटिक अपने आप जो है क्या करता है, स्टार और डेल्टा में चेंज करता रहता है। और एक होता है स्लिपिंग टाइप। अगर ये स्लिपिंग टाइप मोटर रहेगा तो स्लिपिंग टाइप स्टार्टर लगेगा। और एक होता है ऑटो ट्रांसफार्मर। तो इसमें जो अधिकांशतः स्लिपिंग टाइप या क्या होता है, यानी कि स्टार डेल्टा स्टार्टर का ही इस्तेमाल किया जाता है। तो इसमें जो है 3 फेज सप्लाई इन किया जाता है। यहाँ से जो है एक सप्लाई L1 आया, और यहाँ से L2, और यहाँ से L3। देखिए आ गया कि नहीं आ गया L3। और यहाँ इसमें जो है ग्रीन और रेड 2 बटन्स होते हैं। जब हम ग्रीन दबाते हैं तो ये ऑन हो जाता है, और जब रेड दबाते हैं तो ऑफ हो जाता है। ठीक है, और यहाँ से सप्लाई जो है इसमें देखिए एम्पियर मीटर लगाया गया है। ये सब बोर्ड पर ही लगा रहता है एम्पियर मीटर, और फ्यूज भी लगाया जाता है इसमें, या एमसीबी भी लगा सकते हैं इसके जगह पर। ठीक है, ये एम्पियर मीटर, और एम्पियर मीटर से होकर इसमें जब सप्लाई जाएगा, इसमें वोल्ट मीटर भी लगा देते हैं कि कितना वोल्ट और कितना एम्पियर, और फ्रीक्वेंसी मीटर भी लगा सकते हैं कि फ्रीक्वेंसी कितना फ्रीक्वेंसी है। ऐसे 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी होता है। तो ये जो एम्पियर मीटर यह बताएगा कि यह मोटर कितना एम्पियर विद्युत का खर्च कर रहा है। ठीक है, उसी तरह से इस मोटर के लिए भी ये स्टार्टर लगा हुआ है, और इसमें भी देखिए यहाँ से L1, और यहाँ से जो है L2, और यहाँ से जो है ये L3 आ रहा है, देख रहे हैं ना। और फिर यहाँ से एम्पियर मीटर और फ्यूज होते हुए यहाँ भी फ्यूज लगाना पड़ता है।
तीनों में फ्यूज लगा सकते हैं या क्या कर सकते हैं, एमसीबी भी लगा सकते हैं इसकी जगह पर। यहाँ एम फ्यूज लगा दिए, ये सब बोर्ड में ही लगा रहता है। तो आजकल फ्यूज का ज़माना बहुत कम हो गया, फ्यूज बहुत कम इस्तेमाल हो रहा है। आप एमसीबी भी लगा सकते हैं यहाँ पर, ठीक है, वो 3 पोल का एमसीबी भी आता है, वहाँ लगा सकते हैं। तो ये सब कनेक्शन इसमें किया जाता है। और यहाँ से जो है प्लांट में लाइट चाहिए कि नहीं चाहिए, प्रकाश चाहिए ना लाइट में होती प्लांट में, तो उसके लिए यहाँ से एक फेज सप्लाई और यहाँ से एक न्यूट्रल सप्लाई का होता है प्लांट के अंदर, लाइट फैन के लिए दे दिया जाता है, जो प्लांट में लाइट और फैन का काम करता है, ठीक है। अब इसमें देखिए क्या करना पड़ता है, सावधानियाँ क्या रखना पड़ता है काम करते समय। कि पहले तो जितने जो है इसमें कंपोनेंट्स लगे हुए हैं, उन सभी कंपोनेंटों के जो धात्विक कवर है, मेटालिक कवर है, उन मेटालिक कवर को क्या करना चाहिए, अर्थ कंटिन्यूटी कंडक्टर के माध्यम से अर्थ कर देना चाहिए, ताकि किसी बार कारणवश अगर करंट इसमें आए तो ये आपको इलेक्ट्रिक शॉक न लगे, उससे पहले ही फ्यूज या एमसीबी का हो जाए, डिस्कनेक्ट कर दे पावर सप्लाई को, ठीक है। दूसरा का है कि कभी भी आप जो है बेरे हैंड, नंगे हाथ या नंगे पैर खड़ा होकर इसको ऑपरेट ना करें, ठीक है, क्योंकि अगर आप इसको ऑपरेट करते हैं तो हो सकता है इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है, ठीक है। तो नीचे लकड़ी का तख्ता या रबड़ का मैटी होना चाहिए और उस पर रख कर काम करना चाहिए, ठीक है। अगर आप इस पर काम कर रहे हो तो काम करते समय ध्यान रखना होगा कि जो हम सप्लाई, मेन सप्लाई यहाँ मेन स्विच है, इसको ऑफ कर दिए हैं, तो ऑफ कर दिए हैं और इसका ब्रिज जो फ्यूज है उसका ब्रिज निकाल कर, ब्रिज मैंने किसका ऊपर का पुल होता है, तो ब्रिज निकाल कर हम क्या करते हैं, अपने कस्टडी में रख लेना चाहिए और अपने कस्टडी में रख कर उसको ताला लगा देना चाहिए। नहीं तो क्या होगा, इसको तो कोई भी ऑन करके चला जाएगा, लेकिन फ्यूज रहेगा और अपने कस्टडी में रहेगा, ताला लॉक रहेगा, तो जब तक आप चाबी देंगे नहीं तो कोई लगाएगा नहीं, ठीक है। और वहाँ पर एक जो है पर्ची लगा देना चाहिए, पर्ची में जिसको कहते हैं टैग, क्या करते हैं, टैग, वो टैग लगा देंगे कि यानी वर्क हो रहा है, ठीक है, काम चल रहा है, तो कोई भी व्यक्ति आएगा तो समझ जाएगा कि काम चल रहा है, तो उसको ऑपरेट नहीं करेगा, ठीक है। तो ये सावधानियां जो है क्या होना चाहिए, पावर पैनल कंट्रोल पर कार्य करते समय होनी चाहिए। तो समझ में आ गया पावर पैनल कंट्रोल बोर्ड में कौन कौन से उपकरण लगा होता है और यह कैसे कार्य करता है, ठीक है।